गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का ये वीडियो लेक्चर बीए पार्ट प्रथम के विद्यार्थियों के लिए राजनीति विज्ञान, और आज हमारा टॉपिक है इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, अंतः अनुशासनात्मक दृष्टिकोण या पद्धति। इस रेखाचित्र में आप देख रहे हैं कि किस तरह विभिन्न विषय एक दूसरे से गुथे हुए हैं, एक दूसरे से संबंधित हैं। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा कि पुराने समय में समस्त सामाजिक विज्ञान एक ही इकाई के रूप में पढ़े और समझे जाते थे, परंतु धीरे धीरे जैसे सामाजिक संरचना में जटिलता आती गई, वैसे वैसे नए नए विषयों का उदय होना प्रारंभ हुआ। एडम स्मिथ ने राजनीतिक अर्थशास्त्र की शुरुआत की, लेकिन समाजशास्त्र के जो जनक हैं ऑगस्ट कॉम्टे, वो इस बात पर बार बार जोर देते थे कि सामाजिक घटनाएं एकल रूप में नहीं समझी जा सकती हैं। उन्हें समझने के लिए हमें विभिन्न विषयों की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए समस्त सामाजिक विज्ञानों का अध्ययन एक ही इकाई के अंतर्गत किया जाना चाहिए। क्या होती है अंतःअनुशासनात्मक अध्ययन पद्धति? एक विशेष समाज संबंधी विषय का अध्ययन करने वाले शोधकर्ता द्वारा अन्य विषयों के अध्ययन करने वालों से तालमेल बनाए रखना। जैसे राजनीति विज्ञान का कोई शोधार्थी है और वह राजनीति विज्ञान के किसी विषय पर रिसर्च कर रहा है, शोध कर रहा है, तो उसे अन्य विषयों के जो शोधार्थी है या उनके जो विद्वान हैं उनसे संपर्क रखना होता है और अपने तथ्यों, अपनी समस्याओं के विश्लेषण में जहां उसे दूसरे विषयों की सहायता की जरूरत पड़े, उसी अनुपात में वह उन विषयों की सहायता ले लेता है। दूसरे महायुद्ध के बाद जब राजनीति विज्ञान को एक अनुभववादी विज्ञान के रूप में स्थापित करने की प्रवृत्ति में वृद्धि हुई और व्यवहारवाद ने बार बार मानव के व्यवहार के अध्ययन पर जोर दिया, तो राजनीति विज्ञान का जो मुख्य केंद्र बिंदु है, या हम कह सकते हैं मुख्य विषय वस्तु है, वो मानव का व्यवहार बन गई। मानव व्यवहार अनेक पहलुओं से प्रभावित होता है। मानव पहलू के अलग अलग आयाम हैं, आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, और इन सभी पहलुओं का प्रभाव मनुष्य के व्यवहार पर पड़ता है। तो हम राजनीति विज्ञान में जब मानव व्यवहार का अध्ययन करते हैं, तो मानव व्यवहार को समझने के लिए हमें समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र आदि अन्य विषयों की सहायता लेनी पड़ती है। तो जब एक विषय को समझने के लिए दूसरे विषय की सहायता लेने की आवश्यकता पड़े, तो उसी अध्ययन पद्धति को हम अंतः अनुशासनात्मक अध्ययन पद्धति कहते हैं। इस अंतः अनुशासनात्मक अध्ययन पद्धति की 3 धाराएं समय के साथ प्रचलित हुई। सबसे पहले जो क्लासिकल दृष्टिकोण है, परंपरागत दृष्टिकोण है, वह यह मानता है कि किसी विषय विशेष को अन्य विषयों के तथ्यों, तकनीकों, उपलब्धियों तथा परिणामों की सहायता से समृद्ध और विकसित करने का प्रयत्न ही अंतः अनुशासनात्मक अध्ययन पद्धति है। इस समृद्धि का ध्येय अन्य विषयों को आत्मसात करना, उन्हें आलोचनात्मक दृष्टि से अपनाना और उनके स्रोतों और लेखकों के प्रति खुले दिल से कृतज्ञता व्यक्त करना। वर्तमान राजनीतिक सिद्धांतों में प्रयुक्त होने वाली कई धारणाएं, जैसे कि भूमिका, संस्कृति, राजनीतिक समाजीकरण आदि समाजशास्त्र की मुख्य धारणाओं के उदाहरण हैं। इसी प्रकार ऑस्टिन का संप्रभुता सिद्धांत कानून की धारणा है, जिसे राजनीति शास्त्र ने अपना लिया। राजनीति के बाजार में सौदेबाजी की धारणा एक ऐसी परिकल्पना है जो अर्थशास्त्र में बहुत प्रचलित है।
तो ये क्लासिकल दृष्टिकोण है। इसके बाद दूसरी धारा आती है, वो है अनुभववादी दृष्टिकोण, जिसमें खास तौर पर चार्ल्स मरियम, लासवेल, सार्टोरी, ग्रीनस्टोन जैसे राजनीतिक वैज्ञानिकों, अर्थशास्त्रियों और समाजशास्त्रियों की रचनाएं पर हम बात कर सकते हैं, जिन्होंने अंतर विषयक अध्ययन दृष्टि को अपनाया। खास तौर से मैं बात करूंगा यहाँ व्यवहारवाद और जो सिस्टम एनालिसिस है, व्यवस्था विश्लेषण है, उनमें हमें साफ साफ अनुभववादी धारणा दिखाई देती है। और ये धारणा विभिन्न विज्ञानों, विशेषतः अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र और समाजशास्त्र में विधि, तर्क, प्रतिमानों आदि की समानता पर बल देती है। तीसरी धारा है मार्क्सवादी दृष्टिकोण। मार्क्सवादी दृष्टिकोण खास तौर पे हम यहाँ बात करेंगे जीवी प्लेखनॉफ की किताब द डेवलपमेंट ऑफ द मोनिस्टिक थ्योरी ऑफ हिस्ट्री, जो स्पष्ट करती है मार्क्सवाद के अंतर्गत ऐतिहासिक भौतिकवाद की धारणा भी अंतर विषयक दृष्टिकोण का आधार है। मार्क्स का को हम विस्तार से आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ मैं आपको संक्षेप में बताना चाहूँगा कि मार्क्स ने जो ऐतिहासिक भौतिकवाद या इतिहास की जो आर्थिक व्याख्या की है, उसमें मानवीय इतिहास को प्रगतिशील, द्वंद्वात्मक और एकताबद्ध प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया है। इतिहास के विभिन्न तत्व जैसे राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति, यदि इन सभी तत्वों को संपूर्ण मानवीय इतिहास के अंगों के रूप में देखें तो उन्हें बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। इन सभी अंगों में अर्थव्यवस्था की भूमिका अन्य अंगों के मुकाबले में निर्णायक होती है। मार्क्सवाद मानव इतिहास को उत्पादन प्रणाली में होने वाले परिवर्तनों के रूप में देखता है। इतिहास की आर्थिक व्याख्या की मार्क्स ने, उसमें 6 अवस्थाएं मानव इतिहास की मानी हैं, और उन छहों प्रक्रिया जो छह जो स्टेजेस हैं उसकी, उसमें बार बार उत्पादन प्रणाली बदलने के साथ संबंधों में परिवर्तन आता है, राज्य, कानून, विधि में परिवर्तन आता है, और उसी के अनुसार संपूर्ण व्यवस्था संचालित होती है। अब हम बात करते हैं कि राजनीति विज्ञान का अन्य समाज विज्ञानों से क्या संबंध होता है, कैसे होता है। जैसा कि मैंने पूर्व में आपसे कहा कि अंत्य अनुशासनात्मक अध्ययन पद्धति में मनुष्य के व्यवहार के अध्ययन के लिए हमें समाज विज्ञान के अन्य विषयों की सहायता लेनी होती है। समाज विज्ञान में खास तौर पर जो मनुष्य के व्यवहार को प्रभावित करने वाले तत्व हैं, जो हमें समाजशास्त्र में, मनोविज्ञान में, अर्थशास्त्र में या इतिहास में मिलते हैं, उनका समेकित अध्ययन करना, अपनी समस्या के विश्लेषण के लिए, अपने तथ्यों की पुष्टि के लिए अलग अलग विषयों की सहायता लेना, उनसे तर्क और प्रतिमान ग्रहण करना, इसे ही हम अन्य विषयों के साथ संबंधों के रूप में देखते हैं। तो इसी अध्ययन पद्धति से राजनीतिक समाजशास्त्र, राजनीतिक मनोविज्ञान और राजनीतिक अर्थमिति जैसी नवीन शाखाओं का उदय हुआ है। अमेरिका की जो समाज विज्ञान शोध परिषद है, सभी समाज विज्ञानों का एक ही इकाई के रूप में अध्ययन कर रही है। तो ये एक एग्जाम्पल है हमारे सामने, और इस एग्जाम्पल के आधार पर ही हम देख रहे हैं कि हम एक विषय ले रहे हैं, राजनीति विज्ञान और इतिहास का संबंध क्या है। इस कह सकते हैं इस टॉपिक में बहुत सारे विषयों के संबंध में बात की जाएगी, लेकिन एक एग्जाम्पल के रूप में हमने एक पहला टॉपिक लिया है, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री का संबंध। दोनों के संबंधों के लिए सीले का एक प्रसिद्ध कथन है कि राजनीति विज्ञान के बिना इतिहास का कोई फल नहीं, इतिहास के बिना राजनीति विज्ञान का कोई मूल नहीं। यानी एक को कह सकते हैं कि ये एक वैसा वृक्ष है जिसकी जड़ और फल
इतिहास और राजनीति विज्ञान के रूप में हमें दिखाई देती है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कि इतिहास की राजनीति विज्ञान को क्या देन है, इतिहास राजनीति विज्ञान को क्या देता है। इसको हम दो बिंदुओं के अंतर्गत डिस्कस कर रहे हैं। पहला पॉइंट है हमारा, राजनीति विज्ञान इतिहास पर निर्भर है। राज्य और राजनीतिक संस्थाएं एक समय विशेष पर निर्मित नहीं होकर विकास का परिणाम होती है। राज्य जो है वो विकास का परिणाम है और उसे पूर्णतया समझने के लिए इतिहास के आधार पर उनके विकास क्रम का ज्ञान प्राप्त किया जाना आवश्यक है। इसके अलावा राजनीति विज्ञान में जिन समस्याओं का अध्ययन किया जाता है उनका भी अपना इतिहास होता है और इतिहास से परिचित हुए बिना ना तो इन समस्याओं को ठीक से समझा जा सकता है और ना ही हल किया जा सकता है। दूसरा बिंदु ले रहे हैं हम, इतिहास राजनीति विज्ञान की प्रयोगशाला। मानवीय इतिहास में विभिन्न समयों में राजनीतिक क्षेत्र में अनेक कार्य किए गए जिनके परिणाम और सफलता असफलता का वर्णन इतिहास से प्राप्त होता है। जैसा कि हम कह सकते हैं, जैसा विलोबी ने कहा कि इतिहास राजनीति विज्ञान की तीसरी दिशा दर्शाता है। हम ऐसा कुछ एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, जैसे भारतीय इतिहास के अध्ययन से इस बात का ज्ञान प्राप्त होता है कि धार्मिक सहिष्णुता की नीति के आधार पर अकबर ने एक विशाल और सुदृढ़ साम्राज्य की स्थापना की, लेकिन औरंगजेब द्वारा अपनाई गई धार्मिक पक्षपात की नीति का परिणाम यह हुआ कि यह साम्राज्य पतन की ओर उन्मुख हुआ। भारतीय संविधान के निर्माताओं ने इतिहास के ज्ञान का पूरा लाभ उठाते हुए धर्मनिरपेक्ष राज्य और संघात्मक शासन होते हुए भी शक्तिशाली केंद्र की व्यवस्था को अपनाया। यानी इतिहास में जो हुआ यदि अच्छा हुआ है, जिस रूप में उसे ग्रहण करना और जिस नीति के कुछ विपरीत परिणाम निकले उस विपरीत नीति को या उस बुरी नीति को छोड़ देना, यही इस प्रयोगशाला का आधार रहा। तो हिस्ट्री जो है, इतिहास जो है, वो राजनीति विज्ञान की एक प्रयोगशाला के रूप में काम कर रही है। अब आगे हम बात करते हैं कि राजनीति विज्ञान की इतिहास को क्या देन है, पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री को क्या देता है। तो इसको भी हमने दो बिंदुओं में विभाजित किया है। पहला बिंदु है इतिहास को अध्ययन सामग्री प्रदान करना। इतिहास संपूर्ण भूतकालीन जीवन का विवरण होते हुए भी इसमें प्रमुख रूप से मानव की राजनीतिक गतिविधियों का ही अध्ययन किया जाता है। जैसे मान लें हम यूरोप के इतिहास का यदि हम अध्ययन कर रहे हैं तो उसमें राष्ट्रवाद, व्यक्तिवाद, साम्राज्यवाद और समाजवाद, इन विचारधाराओं का अध्ययन आवश्यक रूप से किया जाएगा। और यदि मैं कहूँ कि 17वीं और 18वीं शताब्दी में जो यूरोप का इतिहास है वो इन्हीं चार विचारधाराओं के अगल बगल घूमता है। इसी तरह अगर अमेरिका के इतिहास का अध्ययन करें तो वहाँ जॉर्ज वाशिंगटन जो वहाँ के प्रथम राष्ट्रपति बने, अब्राहम लिंकन जो वहाँ के राष्ट्रपति रहे, उनके जीवन के संघर्ष, उनके द्वारा स्थापित की गई व्यवस्थाएं, उनके द्वारा बनाई गई अमेरिका के लिए नीतियां, यही अमेरिका का इतिहास प्रारंभिक बनता है। उसके बाद में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के आसपास मुनरो सिद्धांत, ट्रूमैन सिद्धांत जो है, इनका अध्ययन किए बिना अमेरिका के इतिहास का ठीक से विश्लेषण नहीं किया जा सकता। इसी तरह यदि हम भारत के इतिहास की बात करें तो यहाँ अशोक, सम्राट चंद्रगुप्त, बादशाह अकबर, बाबर, शाहजहाँ, जहांगीर, औरंगजेब इत्यादि के जीवन की घटनाएं, उनके समय किए गए युद्ध, उनकी राजनीति, उनके समय की प्रशासनिक व्यवस्थाएं, उनके द्वारा किए गए कार्य जो हैं वो राजनीतिक क्षेत्र के ऐसे कार्य
जो इतिहास बन गए हैं वो इतिहास को अध्ययन सामग्री दे रहे हैं। दूसरा बिंदु हमारा है ऐतिहासिक घटनाएं राजनीतिक विचारधाराओं का परिणाम होती हैं। जैसे हम 1789 की फ्रांस की क्रांति पढ़ते हैं तो फ्रांस की क्रांति का जो प्रमुख कह सकते हैं हम लोग जो प्रभावित है वो रूसो और वॉल्टेयर की विचारधारा से प्रभावित है। स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे की जो बात आती है फ्रांस की क्रांति में, वो रूसो वॉल्टेयर के विचारों का प्रभाव है। इसी तरह 1917 की रूस की क्रांति जो है वो कार्ल मार्क्स के विचारों से प्रभावित है। कार्ल मार्क्स ने जो सर्वहारा समाज की बात कही, जो वर्ग विहीन राज्य विहीन समाज की बात की, उसी का परिणाम था कि लेनिन के नेतृत्व में रूस में 1917 में क्रांति होती है। इसी तरह माओ के नेतृत्व में जो चीन में क्रांति 1949 में हुई वो भी मार्क्स के विचारों का प्रभाव था और महात्मा गांधी के विचारों के प्रभाव से भारत का स्वतंत्रता संग्राम संचालित हुआ है। आगे हम बात कर रहे हैं कि दोनों में राजनीति विज्ञान और इतिहास में इतना संबंध है, दोनों एक दूसरे को कह सकते हैं एक जड़ है एक फल है। तो एक तरफ रेत के नदी की रेत में सोने के कण के समान चमकता हुआ इतिहास है, लेकिन फिर भी राजनीति विज्ञान और इतिहास में अंतर है। पहला अंतर जो है वो अध्ययन पद्धति को लेकर है। इतिहास की जो अध्ययन पद्धति है वो वर्णनात्मक है, जबकि राजनीति विज्ञान की अध्ययन पद्धति पर्यवेक्षणात्मक और विचारात्मक है। दूसरी बात कर रहे हैं हम क्षेत्र को लेकर के, कि इतिहास का जो अध्ययन क्षेत्र है बहुत विस्तृत है। इतिहास मनुष्य के भूत, भविष्य, वर्तमान सबका अध्ययन करता है, जबकि राजनीति विज्ञान का अध्ययन क्षेत्र बहुत सीमित है। वह केवल प्रचलित और जो मूल्य और व्यवस्थाएं हैं उन्हीं का अध्ययन करता है। तीसरा उद्देश्य में अंतर, इतिहास का अध्ययन यथार्थात्मक है, जो दिखाई दे रहा है उनका यथावत वर्णन कर दिया जाता है, जबकि राजनीति विज्ञान का अध्ययन आदर्शात्मक है, जो न केवल भूत और वर्तमान की बात करता है बल्कि भविष्य में राज्य कैसा होगा इस संदर्भ में भी बात करता है। तो इस तरह इस पद्धति में हमने ये समझने का प्रयास किया कि कैसे एक विषय दूसरे विषय की सहायता करता है। एक विषय को समझने के लिए हम कैसे दूसरे विषय से अध्ययन सामग्री प्राप्त करते हैं, तर्क, प्रतिमान, उदाहरणों का प्रयोग करते हैं। तो ये बहुत अच्छा एक टॉपिक है। इसे आप ध्यानपूर्वक सुने, इसके नोट्स तैयार करें। धन्यवाद।